सभी को नमस्कार। कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हमने मानसून की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बात की थी। उसी के आगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, सह आचार्य भूगोल, आज हम मोटे तौर पर मानसून तथा अल नीनो के संबंध के बारे में बात करेंगे और दूसरा मॉनसून की विभिन्न शाखाओं की यहां हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अल नीनो जो फिनोमिना है वो भारतीय मॉनसून को प्रभावित करता है। मॉनसून पर अल नीनो के प्रभाव की जो जानकारी है वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक गिलबर्ट वॉकर ने 1924 में दी। उन्होंने बताया कि सागरीय सतह के तापमान से वायुदाब एवं पवनें प्रभावित होती हैं। यानी कि जो सागरीय भाग है मुख्य रूप से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जो धरातलीय भाग है उनकी सतह है, वहां पे जो तापमान की स्थिति है उसके कारण वहां के वायुदाबीय व पवनीय संचरण में प्रभाव पड़ता है और वही कारण बनता है भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने का। यह विचारधारा कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के जलीय सतह के तापमान पर आधारित है। वोकर महोदय ने बताया कि इन महासागरों पर वायुदाब का उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जब प्रशांत महासागर पर वायुदाब ऊंचा होता है तो हिंद महासागर पर वायुदाब निम्न होता है तथा भारतीय मॉनसून के लिए यह स्थिति अनुकूल होती है। इसे वॉकर ने दक्षिणी दोलन कहा है। दक्षिणी दोलन यानी सदर्न ओसिलेशन, SO कहते हैं उसे हम। ये देखिए, ये जो हम देख पा रहे हैं कि ये हिंद महासागर वाला भाग है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास की जो स्थितियां हैं, ये वाला जो भाग है ये प्रशांत महासागर है। हम ये जानते हैं कि अल नीनो जो फिनोमिना है वो प्रशांत महासागर में एक गर्म जलीय धारा के रूप में उत्पन्न होता है। सामान्य रूप से क्या होता है, सामान्य जो समय होता है उसमें क्या होता है, ये जो भाग है भूमध्य रेखीय, ये जो भाग है यहां से जो ट्रेड विंड्स दोनों तरफ से आती हैं, इस प्रकार से ट्रेड विंड्स चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं। यहां का जो सागरीय जल है उसे ये पश्चिम की तरफ धकेलती हैं और इस स्थान पे ये जो सागरीय जल है वो एकत्रित होने लगता है। चूंकि ये भूमध्य रेखीय भाग है तो इसका तापमान गर्म होता है और क्योंकि ये हवाएं इस प्रकार से चल के और पानी को पश्चिम की तरफ धकेलती हैं तो ये वाला जो भाग है यानी पेरू तट के आसपास का जो भाग है, चिली तट है, पेरू तट है, वहां से नीचे से सागर से ठंडा पानी ऊपर आता है। यह प्रक्रिया सामान्य रूप से होती रहती है। उसका परिणाम क्या होता है कि यहां पे क्योंकि तापमान बढ़ गया इंडोनेशिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में, तो यहां तापमान बढ़ने के कारण यहां जो वायुदाब है वो कम होगा और वायुदाब कम होगा तो पवनों का जो संवहन है वो ऊपर की तरफ होगा। क्योंकि तापमान ज्यादा है तो पवनों का संवहन इस प्रकार से होता है। यहां से एक धारा इधर चली जाती है भारत की तरफ और एक धारा ये इस प्रकार से जाती है, ये देखिए इस प्रकार से। और ये यहां पे क्योंकि यहां पे उच्च दाब होता है, जल यहां का तापमान थोड़ा कम है इसके कंपैरिजन में, तो यहां क्या होता है, उच्च दाब होता है, हाई प्रेशर, और यहां पे लो प्रेशर। तो ये इस प्रकार से एक चक्र पूरा यहां पे बनता है। ये इस प्रकार से यहां पे उच्च दाब है तो यहां पे हम जानते हैं कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होंगी, यहां निम्न दाब है तो यहां पे साइक्लोनिक कंडीशंस होंगी। तो यहां पे बादल भी बनते हैं और वर्षा होती है, साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं। यही साइक्लोन है, इनके रेमनेंट्स जो होते हैं, जो बचे हुए साइक्लोन्स हैं वो भारत की तरफ पहुंचते हैं
और मॉनसून पवनों को संबल प्रदान करते हैं, और इसीलिए सामान्य जो वर्ष होता है उसमें अच्छा मॉनसून आता है। लेकिन जब अल नीनो ईयर होता है, अल नीनो का मतलब ये हुआ कि जो ये व्यापारिक पवने हैं, ये भूमध्य रेखा का भाग है, ये जो व्यापारिक पवने हैं ये कमजोर हो गई, जिस वर्ष में इनकी जो ताकत है वो कम हो गई, तो जो जल, सागरीय जल ये पश्चिम की तरफ ले जा पा रही थी, वो ये ले जाने में असमर्थ हो जाती है। और उसका परिणाम क्या होता है कि जो गर्म जल यहां एकत्रित होता है, वो यहां एकत्रित होने के बजाय यहां से काउंटर करंट गर्म जल की इस तरफ चलने लगती है, इस प्रकार से काउंटर करंट। और यही काउंटर करंट जब यहां बहती है तो इसे हम कहते हैं अल नीनो। तो अल नीनो क्या है? एक गर्म जलीय धारा है, ये यहां बहने लगती है। परिणाम क्या होता है? यहां से जो ठंडा पानी सागर का ऊपर आ रहा था वो आना बंद हो जाता है, क्योंकि ठंडा पानी जो नीचे से ऊपर आ रहा था वो क्या कर रहा था? फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स धरातल पे लेके आता था, और अमेरिका के इन भागों में मछलियों के उत्पादन के लिए सहायक होता था। लेकिन अल नीनो आने के कारण, अल नीनो धारा आने के कारण ये जल ऊपर नहीं आ पाता, और ये मछलियों के लिए जो भोजन होता है उसे ला नहीं पाता, और इसलिए इस वर्ष में अल नीनो ईयर में मछलियां मरने लगती हैं। ये इसका प्रभाव हम देखते हैं। लेकिन जो दाबीय प्रभाव है वो क्या होता है? क्योंकि अब क्या हुआ, देखिए यहां तापमान ज्यादा हो गया, तो यहां पे क्या हो गया? लो प्रेशर हो गया, और यहां पे इसके कंपैरेटिवली तापमान कम हो गया इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के भागों में, तो ये हो गया हाई प्रेशर। तो अब जो जलीय, जो वायुमंडलीय परिसंचरण है, जो ऊपर नॉर्मल ईयर में इधर से इधर बह रहा था, अब वो उल्टा हो गया। अब यहां संवहन होता है हवाओं का, ये हवाएं ऊपर उठती हैं और ये इस प्रकार से चलने लगती हैं, ये यहां बैठती हैं क्योंकि हाई प्रेशर है यहां पे इसके कंपैरेटिवली। तो ये उल्टा हो गया। इसका प्रभाव क्या हुआ? यहां पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बन गई इन स्थानों पे, और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनने के कारण भारतीय मॉनसून पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब ये भारतीय जो मॉनसून की पवने हैं उनको कोई सहायता प्रदान करने में असमर्थ है। तो ये एक प्रभाव अल नीनो का यहां हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब जो वैश्विक संगठन है, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दो स्थान, एक तो डार्विन, ऑस्ट्रेलिया का यहां पे एक डार्विन है स्थान, और एक ताहिती, जो प्रशांत महासागर है वहां पे ताहिती है, उन दोनों के दाब को, उन दोनों के प्रेशर सिस्टम को देखा, उसका अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि सामान्य वर्ष में जो डार्विन है उन क्षेत्रों में लो प्रेशर होता है और ताहिती वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर होता है। तो ऊपर वाली कंडीशन बनती है, और अल नीनो ईयर में डार्विन वाले स्थानों पर हाई प्रेशर बन जाता है और ताहिती वाला जो स्थान है वहां पे लो प्रेशर बनता है। ये अल नीनो है, रिवर्स है उसका। तो ये अल नीनो की स्थिति है। इसको वॉकर ने सबसे पहले पहचाना, और उन्होंने इसे वॉकर सर्कुलेशन भी कहते हैं इसे, इसी कारण से, और इसे दक्षिणी दोलन भी कहते हैं, SO। और चूंकि जब इसका जो मिलन है या इसका जो इंटीग्रेशन है वो जब अल नीनो के साथ हो गया, अल नीनो, तो इन दोनों को कहा गया एनसो। एनसो, ये दोनों मिलके क्या बन गए? एनसो, इसको कहते हैं हम एनसो। ये दक्षिणी दोलन है जो सामान्य ईयर में हमारे लिए फायदेमंद है भारतीय मॉनसून के लिए, लेकिन अल नीनो जब होता है तो भारतीय मॉनसून पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाले भागों में भारतीय महासागर जो है, इंडियन ओशन है, उसके महासागरीय भागों में चूंकि वायुदाब उच्च हो जाता है तो वहां एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बन जाती हैं। ये बताया भी है इन्होंने। इसका समय यानी जो दक्षिणी दोलन है या अल नीनो है उसका 2 से 5 साल तक होता है। दक्षिणी दोलन को वॉकर चक्र भी कहा गया, जिसमें इसका ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर का जो प्रवाह है वो इंडोनेशिया के ऊपर रहता है,
सामान्य वर्ष की बात ये कर रहे हैं। दक्षिणी दोलन के ऋणात्मक पहलू से अल नीनो का मिलना एनसो कहलाता है, क्योंकि प्रशांत महासागर में यानी तहिती और पोर्ट डार्विन न्यून दाब बनने से, प्रशांत महासागर में न्यून दाब बनने से मानसूनी पवनें भारतीय उपमहाद्वीप से विचलित हो जाती हैं और फलस्वरूप मानसून कमजोर पड़ जाता है। यानी ये वाली बात है, ये तो पक्ष में है और ये मानसून के विपक्ष में है, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से दक्षिणी दोलन जो है वो रिवर्स हो गया है, उल्टा हो गया है। और किस कारण हुआ? तापमान कंडीशन बदली और साथ में ही प्रेशर कंडीशंस भी बदल गई। तो ये एक संबंध अल नीनो और मानसून का हम यहां देख सकते हैं। ये देखिए, उसी को यहां बताया गया, ये सामान्य वर्ष है। ये देखिए यहाँ इंडोनेशिया और इसके आसपास बादल बन रहे हैं, जबकि अल नीनो ईयर में किधर बन रहे हैं? ये इस तरफ बन रहे हैं और यहाँ पे साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस उत्पन्न होगी। हवा नीचे बैठ रही है और यहाँ पे हवा ऊपर उठ रही थी। ये फर्क है, ये संबंध हम देख सकते हैं अल नीनो और मानसून का। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विभिन्न ब्रांचेज के बारे में। सामान्यतः भारत में मानसून का जो समय है वो जून से सितंबर तक रहता है। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी जेट से है, ये हमने पहले पढ़ लिया। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान एंड निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है और भारत का जो तटीय भाग है यानी केरल वाला जो भाग है वहां वो पहुंचता है 1 जून को। तो फिर 1 जून को वो चेन्नई व तिरुवनंतपुरम तक पहुंचता है। 5 से 10 जून के बीच वह कोलकाता एंड मुंबई को छूता है। 10 से 15 जून के बीच वो पटना, अहमदाबाद, नागपुर यानी मध्य भागों में पहुंचता है और 15 जून के बाद वो पश्चिमी भागों की तरफ पहुंचता है, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में। प्रायद्वीपीय भारत में दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। ये इनका बात करेंगे हम। इससे पहले ये मानचित्र से हम देखते हैं कि ये देखिए, ये अरब शाखा है, ये मुख्य रूप से भारत के मुख्य भूमि पर ही पहुंचती है और ये बे ऑफ बंगाल शाखा है। ये देखिए, ये बे ऑफ बंगाल शाखा आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है, एक मेघालय की तरफ और एक हिमालय के गिरिपदीय भागों में। ये 2 भागों में बढ़ जाती है। इसको विस्तार से हम देखने की कोशिश पढ़ते हैं। भारतीय दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा। दक्षिण पश्चिमी मानसून की यह शाखा पश्चिमी घाट की उच्च भूमि में लगभग समकोण पर दस्तक देती है, परपेंडिकुलरली। अरब सागर की जो शाखा है उसके द्वारा भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट पर्वत, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। अरब सागर की जो शाखा है उसके द्वारा भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर तटीय भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये हम जानते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो महाबलेश्वर में 650 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, पश्चिमी ढाल के कारण जो पवनें हैं वो ऊपर उठती हैं, तो ऊपर उठने के कारण वर्षा ज्यादा होती है। जबकि मुंबई में मात्र 190 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी भाग, इसके जब पूर्व की बात हम करें तो वहां वर्षा की मात्रा काफी कम होती है, क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश, पुणे में सिर्फ 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है तथा जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय ढालों पर वर्षा करती है। राजस्थान से गुजरने के बावजूद इस मानसूनी शाखा के द्वारा यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है या कम होती है। उसका कारण है कि अरावली पर्वतमाला की दिशा का इन मानसूनी पवनों के प्रवाह की दिशा के समानांतर होना। जो मानसूनी पवनें हैं वो अरावली जो पर्वत है उसके समानांतर चलती हैं, तो जब तक वो टकराएंगे नहीं पर्वतीय भागों से तो वर्षा नहीं होगी। सिंध प्रदेश जो है वहां से आने वाली गर्म व शुष्क हवाएं मानसूनी पवनों की सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देती हैं, एक दूसरा कारण है, जिससे वायु संतृप्त नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से अरब की जो मानसूनी शाखा है वो आगे बढ़ती है। फिर बंगाल खाड़ी की शाखा। मानसून की यह शाखा श्रीलंका से इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा द्वीप तक सक्रिय रहती है। बंगाल की खाड़ी शाखा 2 धाराओं में आगे बढ़ती है। इस शाखा की उत्तरी धारा मेघालय में स्थित खासी पहाड़ियों में दस्तक देती है तथा इसकी दूसरी जो धारा है वो निम्न दबाव द्रोणी के पूर्वी छोर पर बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी हिमालय के
गिरिपदीय भागों की ओर। यहां से यह हवा की धारा हिमालय की दिशा के साथ साथ दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ती है। यह धारा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा करती है। हम ये जानते हैं उत्तर मैदानी क्षेत्र में मानसूनी वर्षा को पश्चिम से बहने वाली चक्रवाती गर्त या पश्चिमी हवाओं से और अधिक बल मिल जाता है। मैदानी इलाकों में आप यदि देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में वर्षा की तीव्रता में कमी आती है। मैदानी भागों में आप यदि देखें तो जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा कम होगी, जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे वर्षा कम होगी। कारण पश्चिम में वर्षा में कमी का कारण नमी के स्रोत से दूरी बढ़ना है और दूसरी ओर उत्तर से दक्षिण में वर्षा की तीव्रता में कमी की वजह है नमी के स्रोत का पर्वतों से दूरी का बढ़ना। ठीक है। अरब सागरीय शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों शाखाएं छोटा नागपुर पठार में मिलती हैं एक दूसरे से, और अरब सागरीय जो मानसून शाखा है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक शक्तिशाली बताई गई है। इसके क्या कारण है कि एक तो अरब सागर है वो बंगाल की खाड़ी से बड़ा आकार में है, और दूसरा अरब सागर की अधिकांश जो शाखा है वो भारत में ही पड़ती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा है वो म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड तक चली जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान भारत का पूर्वी तटीय मैदान विशेष रूप से तमिलनाडु वाला जो भाग है वो तुलनात्मक रूप से शुष्क रहता है, क्योंकि यह मानसूनी पवनों के समानांतर स्थित है और साथ ही यह अरब सागरीय शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भाग है तमिलनाडु का, यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब शाखा बहती है तो वर्षा कम होती है। यहां वर्षा कब होती है? जब मानसून लौट रहा होता है। सर्दियों का समय जब होता है, सितंबर के बाद का जब समय होता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है और हवाएं इस प्रकार से चलने लगती हैं। इसे हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून या लौटता हुआ मानसून। और जब हवाएं यहां से यूं चलेंगी तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त करती हैं और यहाँ पे वो टकराती हैं, तो तमिलनाडु और इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। ये शीतकालीन मानसून है। लौटता हुआ मानसून सितंबर के अंत तक उत्तर पश्चिम में बना निम्न दाब कमजोर होने लगता है और अंततः वह विषुवत रेखीय प्रदेश की तरफ चला जाता है। जो लो प्रेशर है वो चक्रवाती अवस्थाओं के स्थान पर प्रति चक्रवाती अवस्थाएं आ जाती हैं भारत के मुख्य भूमि पर। परिणाम क्या होता है? हवाएं उत्तरी क्षेत्र से दूर बहना शुरू कर देती हैं। उसी समय विषुवत रेखा के दक्षिण में सूर्य आगे बढ़ता नजर आता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी विषुवत रेखा की ओर आगे बढ़ता है। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं। यह स्थिति अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक लगातार बनी रहती है, जिसे मानसून की वापसी या फिर उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। दिसंबर के अंत तक मानसून पूरी तरह से भारत से जा चुका होता है, यानी विदाई मानसून की हो जाती है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से वापस जा रहा मानसून मार्ग में आर्द्रता नमी ग्रहण कर लेता है, जिससे अक्टूबर नवंबर में पूर्वी या तटीय उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब बनता है जो दक्षिण की ओर बढ़ जाता है और नवंबर में उड़ीसा और तमिलनाडु तट के बीच फंस जाने से भारी वर्षा यहाँ होती है। आप देख सकते हैं ये लौटता हुआ मानसून है। ये इसका समय है लौटते हुए मानसून का, यानी नॉर्मल डेट्स ऑफ विड्रॉल ऑफ मानसून। तो देखिए 1 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान के भागों से ये विड्रॉ करता है। ये सामान्य तारीखें हैं, इनमें बदलाव हो सकता है। मानसून की हर वर्ष की स्थिति अलग अलग होती है। 15 सितंबर को ये राजस्थान से विदाई ले रहा होता है। मध्य भारत में ये 1 अक्टूबर तक विदाई लेता है और फिर 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, दिसंबर और देखिए 1 दिसंबर, 15 दिसंबर के आसपास ये भारत से विदा ले चुका होता है। तो ये सामान्य तारीखें हैं, डेट्स हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि मानसून का आगमन किन किन भागों में कब कब होता है। हमने बात कर ली पहले ही पिछले वीडियो में, और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसकी विदाई जो है वो किस किस समय भारत से होती है। इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसको पूरा देखा और कोशिश करें कि आप इन सभी जलवायु से संबंधित जो वीडियोज हैं उनको यदि आप देखेंगे तो आपके जो
कॉन्सेप्ट्स हैं जलवायु से संबंधित, भारतीय मॉनसून से संबंधित, वो निश्चित रूप से बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। भूगोल विषय की तैयारी हेतु आप कोशिश करें कि हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि उनको फायदा हो। धन्यवाद।